हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकारनाथ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी 2023 के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तमाम क्वेश्चन हैं तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताइए जिसकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। तो ये हैं कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, लेडी हैं कैप्टन शिवा चौहान। तो इनके बारे में देखते हैं। ये देखिए, यही है कैप्टन शिवा चौहान जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ये अपने वाइट ड्रेस में यूनिफॉर्म में ये यहाँ तैनात किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनके बारे में पहली बार ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना ने किसी महिला अधिकारी को तैनात किया है। नाम है शिवा चौहान। इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉमर्स में कैप्टन है। यह आर्मी की ब्रांच हैं जो कारगिल लेह सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करती हैं। इसका मुख्यालय लेह है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्व काराकोरम रेंज में स्थित है। इसे वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड बैटलफील्ड कहा जाता है। इसकी ऊंचाई वाले क्षेत्र में सर्दियों के दौरान तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 3 जनवरी को यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस था। सियाचिन ग्लेशियर एलओसी के पास करीब 78 किमी में फैला है। इसके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ अक्साई चीन अभी चीन के कब्जे में है। सियाचिन ग्लेशियर जितना ऊंचा युद्ध क्षेत्र है दुनिया में कोई नहीं इतना ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इस ग्लेशियर पर हर तरफ सफ़ेद नज़र आता है, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आता है। 3 जनवरी को यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -33 था। इस बैटल फील्ड की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी पहली बार भारत की एक बेटी को मिला है। यह गर्व की बात है। आर्मी की फायर्ड एवं फ्यूरी कार्प्स ने मीडिया से कहा है कि शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। ऊंचाई 15,000 फीट ऊंचा है सियाचिन ग्लेशियर जहाँ यहाँ इनको तैनात किया गया है। काफ़ी ऊंचाई है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पोस्टिंग से पहले सियाचिन चौहान का कठिन परीक्षण हुआ था। 1984 में सियाचिन में यह फौज सियाचिन में हमेशा लगभग 3,000 सैनिक की तैनाती रहती है। यहाँ बर्फबारी के कारण सैनिकों को राशन या कोई भी मदद पहुँचाना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर 1984 से भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है। दरअसल 1984 में भारतीय सेना को जानकारी मिली कि पाकिस्तान सेना इस इलाके को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की स्पेशल टुकड़ी को इस इलाके में तैनात कर दिया। आखिर बार वर्ष 2003 में यहाँ भारत पाकिस्तान के सैनिकों के बीच क्रॉस फायर हो चुका है। इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 18 सितंबर 2022 को सैटेलाइट ब्रॉड बेस्ड इंटरनेट सर्विस एक्टिव भी कर दिया है, क्योंकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती थी, इसलिए इस सिस्टम अपनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय सेना ने पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटेड घर दिसंबर 2022 में किस जगह बनाया है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में बनाया है। 3D प्रिंटेड घर कैसा होता है अभी दिखाते हैं। 3D प्रिंटेड घर ये है। इसका मतलब है इसको बनाया गया था इस प्रकार से, जैसे प्रिंट करने वाली मशीन नहीं होती है तो ऐसे लिखते चली जाती है, उस हिसाब से इस पे कई प्रकार का एक इस हिसाब से फिर दोबारा फिर तिबारा लेयर प्रति लेयर इसको ऐसे करते चले गए, पूरी दीवार तैयार हो गई, मोटाई इसका बढ़ता चला गया। ठीक है, यही है 3D प्रिंटेड घर। इसके इस हिसाब से करता चला गया, पूरी इसकी मोटाई लंबाई और चौड़ाई पूरा दीवार की ऊंची हो गई, फिर उसके ऊपर इसको लॉक कर दिए। ठीक है, तो यह 3D प्रिंटर 2 मंजिला आवास अहमदाबाद कैंट में बनाया गया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस यूनिट का उद्घाटन 28 दिसंबर 2022 को किया था। 3D प्रिंटेड यूनिट इस यूनिट का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES द्वारा प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से MICOB के सहयोग से बनाया गया है, माइकोब के सहायता से। इसे नवीनतम 3D की तेजी के निर्माण करने वाले प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। इसके लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया है। यह प्रिंटर कंप्यूटरीकृत 3D डायमेंशन डिजाइन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्रहरी, ऑप्शन नंबर बी को। यह है अमित शाह, इन्होंने कल के ही दिन में BSF को एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी उसमें दिया रहेगा, मेंशन रहेगा। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल को लॉन्च किया है। सैनिक इस ऐप से व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आवास, आयुष्मान, CAPF और आकाश से संबंधित जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड MOIL के चेयरमैन और मैग्नीज डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है अजीत कुमार सक्सेना ने। ठीक है, अजीत कुमार सक्सेना ने संभाला है। अजीत कुमार सक्सेना 30 दिसंबर 2022 को MOIL के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। वे इस पद पर 31 दिसंबर 2025 तक अपनी सेवा देंगे। अजीत कुमार सक्सेना ने RINL विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रचालन के पद पर कार्य किया है। उन्होंने BHU से BTech किया है। इसके अलावा MBA भी किया है। यह एक MOIL क्या है? यह एक सरकारी मिनीरत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय कामदेश में मैग्नीज का उत्पादन करना, मैग्नीज का उपयोग स्टील को मजबूत करने के लिए किया जाता है। MOIL का मुख्यालय है नागपुर। स्थापना 1962 में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के
नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये देख सकते हैं, इजराइल यहाँ है, ये इंडिया के पश्चिमी छोर में है, इंडिया इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ है, ये इजराइल यहाँ पे है। यहाँ के अब प्रधानमंत्री हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये समुद्र है, इसके तट पर ही स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये 73 वर्ष के नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेतन्याहू की सरकार में राइट विंग की कई पार्टियां शामिल हैं। इजराइल की बात करें तो इसकी राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा इजरायली शेकेल। पड़ोसी देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। फिलिस्तीन किस समुद्र के पास है? तो यह है मेडिटेरियन सी के पास। समुद्र जो भी दिखाए हैं उसका नाम है मेडिटेरियन सी। एक वर्ष बाद सत्ता में वापसी हो गई है नेतन्याहू जी को। नेतन्याहू को संसद में बहुमत खोने की वजह से पिछले वर्ष 2021 में इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2022 में आयर लैपिड को अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद अब नेतन्याहू की लिकुडी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और वे फिर से पीएम बन गए। भ्रष्टाचार के आरोप में नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इसके पहले जब ये इस्तीफा दिए थे तो ये भ्रष्टाचार के ही आरोप में इस्तीफा दिए थे। उसके बाद भी ये दोबारा फिर से छठी बार ये प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं 29 दिसंबर को। नेतन्याहू पर वर्ष 2019 में ही घूसखोरी, धोखाधड़ी जैसे आरोप लगे थे। इन आरोपों के कारण से ही वे पीएम के रूप में वापसी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इजरायली सांसदों ने 27 दिसंबर 2022 को एक कानून पारित किया। इस कानून के तहत जो मंत्री अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है लेकिन हिरासत की सज़ा नहीं दी गई है, वे मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो यह है, किस राज्य के विधानसभा ने दिसंबर 2022 में विधानसभा ने दिसंबर 2022 में लोकायुक्त अधिनियम 2022 पारित किया है? ठीक है, तो यह है महाराष्ट्र विधानसभा ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2022 पारित किया। महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2022, यह अधिनियम लोकायुक्त को मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री सहित लोक सेवकों को जांच के लिए राज्य एजेंसी निर्देश देने के लिए अतिरिक्त अधिकार देगा। ठीक है, हालांकि महाराष्ट्र के किसी भी वर्तमान या पूर्व मुख्यमंत्री की जांच लोकायुक्त द्वारा तभी तय की जा सकती है जब विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसे किस रूट के लिए शुरू किया गया है? तो ये किया गया हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी ए है। 7 दिसंबर को इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का डेथ भी हो गया था। फिर भी इन्होंने इस काम को रोका नहीं, घर गए, वहाँ पे सारा प्रक्रिया करने के बाद ये ऑनलाइन माध्यम से इसको हरी झंडी देकर रवाना किए। ठीक है, यह भारत की 7वीं और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। यह 562 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2022 को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन ये 7वीं थी। तो पूरी लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। पहली कौन है, कहाँ से कहाँ तक चलती है। दूसरी कौन है, वर्ष 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली ट्रेन चली थी। कौन चली थी, वंदे भारत, जो कि नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। ठीक है, दूसरी ट्रेन है नई दिल्ली से कटरा, वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से। थर्ड है मुंबई और गांधी नगर वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथा है नई दिल्ली से ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस। पांचवा है मैसूर से चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। छठवां है नागपुर से बिलासपुर छत्तीसगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 7वां 30 दिसंबर को इसकी शुरुआत किया गया है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। ठीक है, ट्रेन की स्पीड होगी 130 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, वर्तमान सर्विस स्पीड 160 किलोमीटर प्रति हावर। कमर्शियल रन के लिए सर्टिफाइड अगर ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर परमिट करे तो। ठीक है, पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होगा और जलपाईगुड़ी तक चलेगी। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी जी, गवर्नर है सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, भारत के कोर सेक्टर की विकास दर नवंबर 2022 में कितनी रही। ऑप्शन नंबर 8 का 5.4%। ठीक है, कोर सेक्टर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कौन से 8 उपयोग हैं, तो कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, सीमेंट, बिजली और नेचुरल गैस उद्योग आदि। ठीक है, इन सेक्टर की विकास दर में कमी या वृद्धि बताती है कि किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, तो ये बनाया गया है 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आज ही के दिन ब्रेल दिवस का मतलब आप समझते होंगे, जो अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो लोग भी फिंगर से, अंगुली से टच करके पढ़ते हैं। खुरदरा लिखावट रहता है, इसमें फिंगर से टच करेंगे अंगुली से तो उसमें खुरदरा रहता है, उसी के माध्यम से वो लोग पढ़ पाते हैं। यही है ब्रेल दिवस। इसको जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है 4 जनवरी को। यह दिवस वर्ष 2019 से हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूक फैलाना है। ब्रेल एक ऐसी लिपि है जिसका उपयोग दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोग पढ़ने, लिखने और समझने के लिए करते हैं। ब्रेल
लिपि स्क्रिप्ट में उभरे हुए बिंदुओं के जरिए अक्षर और संख्या लिखे जाते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट में संगीती, गणित और वैज्ञानिक प्रतीक व चिन्ह भी लिखे जाते हैं, ताकि बुक्स एवं मैगजीन्स भी स्पर्श के जरिए से पढ़ी जा सके। इस व्यवस्था की खोज 200 साल पहले फ्रांस के विद्वान लुई ब्रेल ने की थी। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को कूपवरेह शहर में हुआ था। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग निकट या दूर की नज़र की कमजोरी के साथ जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरफोर्स ने दिसंबर 2022 के किस एयरक्राफ्ट के ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सीडेंट रेंज वर्जन का परीक्षण किया है? ए किया है ऑप्शन नंबर ए सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI, ठीक है। भारतीय वायुसेना IAF ने 29 दिसंबर 2022 को भारत को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सीडेंट रेंज वर्जन का परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के से एक जहाज के टारगेट को भेद कर किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब आप समझ सकते होंगे। पहले तो ए ऊपर जाएगी, फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसको लक्ष्य को भेद कर, लक्ष्य को निशाना लगा के काफ़ी दूरी से उसको वार किया जा सकता है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब यही है कि पहले वो वर्टिकल जाएगी, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। इससे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या ज़मीन कहीं भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदी के नाम से मिलाकर बना है, ठीक है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों के नाम से बना है। समुद्र या जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में मैक 2 से 3 स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट में इस्तेमाल कर सकती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर 40 से 50 मीटर की गहराई तक छोड़ा जा सकता है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की रेंजिंग टेस्टिंग 2013 में हुई थी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो ए हैं ऑप्शन नंबर सी कौस्तव चटर्जी, ठीक है। कौस्तव चटर्जी हैं। कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह खिताब नई दिल्ली के आयोजित 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जनवरी को, ठीक है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के सभी देशों के धर्मों के बीच शांति और स्थापना करने के लिए
मनाया जाता है। इस दिन के लिए परिवार को काफ़ी अहम माना गया है, क्योंकि परिवार के जरिए ही विश्व में शांति स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो ए मिला है ऑप्शन नंबर बी, सुजाल थाउसेन को। सुजाल लाल थाउसेन को, ठीक है, सुजाल लाल थाउसेन को। तो पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सुरक्षा सीमा बल महानिदेशक से रिटायर हुए। इसके बाद सुजाल लाल थाउसेन को महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस समय सुजाल लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। वे मध्य प्रदेश कैडर के 19 से 88 बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं। असम राइफल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, बीएसएफ, ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक में किस जगह पर सेंट्रल डिडेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की स्थापना की जा रही है, जिसकी स्थापना गृह मंत्री ने रखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनहल्ली, ठीक है, देवनहल्ली। कर्नाटक के किस जगह सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की स्थापना की जा रही है? तो एक देवनहल्ली में, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली के सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की आधारशिला रखी। यह सेंटर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट BPRD के लिए है। यह सेंटर कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव को फॉरेंसिक साइंस के लिए क्षेत्र में मदद देने में भी कामयाब रहेगी, ठीक है। देश में मौजूद CDTI छत्तीसगढ़ में है, गाजियाबाद, कोलकाता और हैदराबाद में भी उपलब्ध है। CDTI जयपुर, भोपाल में भी, ठीक है। तो कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के CM है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 15वां है। PM मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह है कोलकाता में, ठीक है। PM मोदी ने 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय का उद्घाटन किया है। उन्होंने उद्घाटन वर्चुअल मोड पे किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वास्थ्य संस्थान, इसे 8.72 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इसकी लागत 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। थैंक यू माई वाचिंग वीडियो। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही आप लोग को वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।